हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स, जहाँ पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। और आज फाइनली हम सॉल्व करेंगे अपना सैम्पल पेपर फर्स्ट। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम सैम्पल पेपर कब सॉल्व करवाओगी। तो फाइनली आज हम अपना पहला सैम्पल पेपर साथ साथ में सॉल्व करते चले होंगे। एंड ट्रस्ट मी बच्चों, ये जो मैंने आपके लिए क्वेश्चंस रखे हुए हैं जो करवाऊंगी, पेपर इसी टाइप का आएगा। एंड जो भी हमने पढ़ा हुआ है पेपर उसके बाहर नहीं आएगा। तो ऑलरेडी आपके लिए बहुत कुछ आ चुका है। पार्ट ए का मैराथन भी हमने कल ले लिया है, एमसीक्यू का सेशन भी हो चुका है, केस स्टडी का सेशन भी हो चुका है। तो अगर आपको कुछ भी पढ़ना है तो हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। हम आपके लिए पूरी मदद कर रहे हैं। आपके एग्जाम के एंड मोमेंट तक हम आपके साथ बने हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं हमारा पहला सैंपल पेपर। और हम इसको साथ साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। जो एमसीक्यूज वगैरह है उसके आंसर मैंने पहले ही रखे हुए हैं। एंड क्या सही आंसर है, क्यों ये सही आंसर होना चाहिए, बाकी के ऑप्शंस क्यों सही नहीं है, सब हम डिस्कस करते चलेंगे ताकि बाकी ऑप्शंस के साथ साथ भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं। ठीक है बच्चों, आई बस समझ। तो चलो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, जो ये बोलता है एक बैंक इफ बैंक इज फॉर मनी देन डिपॉजिटरीज आर फॉर, यानी अगर बैंक मनी के बराबर है, अगर बैंक में हम डीलिंग करते हैं मनी की, तो डिपॉजिटरीज में किसकी करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका सिक्योरिटीज। तो डिपॉजिटरीज में क्या होता है, हम सिक्योरिटीज में डील करते हैं, जैसे कि आपके स्टॉक्स हो गए, शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए। तो बैंक किससे बेसिकली डील करता है, मनी से, पैसे से। जो बैंक का मेन इंस्ट्रूमेंट ही क्या होता है, पैसा। हम पैसे को डिपॉजिट करते हैं और फिर उस पैसे को बैंक वाले क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं या लोन वगैरह ग्रांट करते हैं। तो वैसे ही जो डिपॉजिटरीज होती हैं वो किस में डील करती हैं, सिक्योरिटीज में, लाइक योर शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। आई वो समझ में। तो इसलिए आपका सही आंसर बनता है सिक्योरिटीज। अब बी ऑप्शन में क्या है, चेक्स। तो जो चेक होता है वो भी बैंक का ही पार्ट होता है, तो इसलिए ये चेक ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर फिक्स डिपॉजिट एफडी किस में करवाई जाती है, बैंक में ही करवाई जाती है, इसलिए आपका ये ऑप्शन भी गलत बन जाता है। एंड आपका लास्ट ऑप्शन है फिजिकल एसेट्स लाइक गोल्ड। तो इसको फिजिकल एसेट्स लाइक गोल्ड को हम डिपॉजिटरीज में नहीं डील करते हैं। तो मेनली बेसिकली डिपॉजिटरीज किस में डील करती हैं, आपके सिक्योरिटीज में। इसलिए आपका सही आंसर बनता है ए, दैट इज सिक्योरिटीज। ठीक है बच्चों, देखो इसको फटाफट। मैं ना साइड में हटती भी जाऊंगी ताकि आपको सारे ऑप्शंस दिख जाएं, क्वेश्चंस भी आपको आराम से दिख जाएं। बिकॉज बच्चे फिर कमेंट करते हैं कि मैम आप तो दिखाती ही नहीं हो, लेकिन मैं पहले ही स्टेप असाइड हो जाती हूँ ताकि आपको सब दिख जाए, क्वेश्चन भी दिखे, आंसर भी दिखे। अब मैं अगर साइड में ही हट के पूरा एक्सप्लेन करूंगी तो आपको फिर मेरी शक्ल कैसे दिखेगी, इसलिए मुझे बीच में खड़ा होना ही पड़ता है बच्चों। ठीक है, बट मैं लास्ट में साइड हो जाया करूंगी। आई बस समझ। तो इसको देख लो, फिर अपन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली केस टाइप क्वेश्चन है, केस टाइप एमसीक्यू है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों थोड़े लेंदी होते हैं, तो आपको अपना फोकस यहाँ पर लगा के रखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़े लेंदी ज़रूर होते हैं लेकिन आंसर्स भी इनके आराम से निकल जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपने देखा भैया इतना बड़ा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा तो लास्ट में करेंगे। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि देखते हैं ना इतने बड़े क्वेश्चन है, हम बड़े क्वेश्चन को लास्ट में करेंगे। लेकिन नहीं बच्चों, आपको साथ साथ में ही सॉल्व करते हुए चलना है। बिकॉज वंस टाइम इज गॉन, फिर क्या पता वो टाइम वापस मुड़ के आता है नहीं, हो सकता है कि आपके पास टाइम ही ना बचे एंड मोमेंट पे और आपके सारे क्वेश्चन छूट जाएं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको साथ साथ में ही करते हुए चलना है। ठीक है बच्चों, और आपको अपनी स्पीड भी एग्जाम में मेंटेन करके चलनी है। ऐसा नहीं है कि भैया आधे घंटे तक तो आप क्वेश्चन पेपर ही रीड करे जा रहे हो, एक क्वेश्चन को बार बार पढ़ रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको प्रॉपर एक क्वेश्चन को कितना टाइम अलॉट करना है वो आपको पहले से ही सोच समझ के जाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आई बात समझ। तो चलो सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये बोलता है, जैस्मिन अहलूवालिया इज अ मैनेजर ऑफ एन आर्टिफैक्ट म्यूजियम मार्केटिंग टीम। जैस्मिन आलिया क्या है, मैनेजर है एक आर्टिफैक्ट म्यूजियम मार्केटिंग टीम की। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग एग्जीबिशंस एंड इवेंट्स, यानी वो जो टीम है किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, एग्जीबिशन और इवेंट्स को प्रमोट करने के लिए। फिर इन द प्रीवियस सेशन शी डिफाइंड, प्रीवियस सेशन में यानी उसका प्रीवियस सीजन में, सॉरी पहले वाले सीजन में उसने क्या किया था, जो टोटल वर्क को डिफाइन किया था, बताया था, डिफाइन किया था। ठीक है, इस वर्ड को याद रखें, उसने डिफाइन किया था। ऑफ मैनेजिंग द इवेंट्स इनटू ग्राफिक डिजाइनिंग, रजिस्ट्रेशन, इंक्वायरीज, बिल पेमेंट्स एटसेट्रा, यानी उसने सारे इवेंट को इस कामों में डिफाइन कर दिया था कि ग्राफिक डिजाइनिंग का काम रहेगा, बिल इंक्वायरी का काम रहेगा और पेमेंट का काम रहेगा। फिर इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन, ताकि हर एक इंसान वही काम करे जिसमें वो स्पेशल है। हाउएवर इंस्टेड ऑफ एलोकेटिंग वर्क
However, instead of allocating work, लेकिन काम को बांटने की बजाय उसने काम को डिफाइन तो कर दिया लेकिन उसने बांटा नहीं. So however, instead of allocating work, she had assigned each team member the full responsibility of managing the promotion of an entire event. उसने क्या किया, एक टीम मेंबर को पूरी जिम्मेदारी उठा के दे दी कि सारा काम तू संभाल. ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने जो वर्क को एलोकेट नहीं किया, उसने डिफाइन तो किया बट उसने एलोकेट नहीं किया. फिर आगे बढ़ते हैं. In spite of holding regular team meetings to take feedback, Jasmine found problems throughout the season in the quality of graphic designing, registration inquiry, बिल पेमेंट्स एटसेट्रा. फिर जब उसे मीटिंग्स वगैरह कंडक्ट की तो उसके बावजूद उसको पता चला कि हाँ भैया कुछ गड़बड़ चल रही है इन सारे कामों में. फॉर द अपकमिंग इवेंट सीजन, फिर आने वाले इवेंट्स के लिए Jasmine has decided to divide these responsibilities on the basis of her observation of the areas in which the individual team members have excelled in the previous season and allocate the roles based on the skills and capacities. यानी फिर जैस्मिन ने ये तय किया, ये डिसाइड किया कि आने वाले सेशन के लिए वो काम को जो लोग हैं उसके पास जो एम्प्लॉयज़ हैं उसको काम कैसे बांटेगी, उनकी स्किल्स की उनकी कॉम्पिटेंसी के बेसिस पे वो काम एलोकेट करेगी. ठीक है बच्चों, आई बात समझ. तो उससे पहले क्या किया, तो उसने काम को डिफाइन तो किया था लेकिन उसने काम को एलोकेट नहीं किया था. लेकिन वो नेक्स्ट सीजन से क्या करना चाहती है, वो काम को एलोकेट करना चाहती है अकॉर्डिंग टू द स्किल्स एंड टैलेंट्स. फिर अब ये बोलता है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. अब इस स्टेप की ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का जो स्टेप है विच वाज नॉट प्रॉपर्ली परफॉर्म्ड इन द प्रीवियस सीजन बट हैज बीन ड्यूली परफॉर्म्ड फॉर द अपकमिंग सीजन. यानी वो कौन सा स्टेप है जिसको पहले वाले सीजन में परफॉर्म नहीं किया गया था लेकिन आने वाले सीजन में परफॉर्म किया जाएगा. ठीक है बच्चों, तो कौन सा स्टेप था, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. उसने क्या किया था, काम को आइडेंटिफाई तो कर लिया था, ठीक है, इतने बड़े काम को डिवाइड भी करके रखा हुआ था, तो उसने ये काम तो कर लिया था. फिर एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, उसने रिलेशनशिप को भी रिपोर्ट कर दिया था कि क्या तुम्हारा काम है क्या नहीं है. ठीक है, उसे डिफाइन तो कर दिया था. डिपार्टमेंटलाइजेशन, उसने डिपार्टमेंट भी बना दिए थे कि ग्राफिक डिजाइनिंग का ये काम रहेगा, पेमेंट वगैरह का ये रहेगा, बिल इंक्वायरीज वगैरह का ये रहेगा. लेकिन उसने ड्यूटीज को असाइन नहीं किया था. उसने क्या किया था, उसने ड्यूटीज को असाइन नहीं किया था. इसलिए हमारा आंसर क्या बन जाएगा, हमारा आंसर बनेगा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज. ठीक है बच्चों, हमारा आंसर इसलिए क्या बन जाएगा, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, बिकॉज उसने पहले वाले सीजन में ड्यूटीज को एलोकेट ही नहीं किया था, असाइन ही नहीं किया था ड्यूटीज को. ठीक है बच्चों, आई बात समझ. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. क्वेश्चन भले ही लेंदी है लेकिन आप अगर इस क्वेश्चन को एक बार ही अच्छे से पढ़ते हैं ना तो आप आराम से इसका आंसर निकाल लेंगे. ठीक है, मैं साइड हट जाती हूँ, देख लो. फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन. यानी ए एंड आर असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है. सो असर्शन ये बोलता है, ये दावा किया जाता है, फाइनेंशियल प्लानिंग एम्स एट अनेबलिंग द कंपनी टू टैकल द अनसर्टेनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द अवेलेबिलिटी एंड टाइमिंग ऑफ द फंड्स. यानी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करता है, अगर कुछ भी अनसर्टेनिटी वगैरह आती है टाइमिंग एंड फंड से रिलेटेड तो उससे एक कंपनी पहले से ही प्रिपेयर रहती है अगर वो ढंग की फाइनेंशियल प्लानिंग करती है. लेकिन रीजन ये बोलता है, कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द मिक्स बिटवीन ओनर्स एंड बोरोड फंड्स. तो कैपिटल स्ट्रक्चर किसका मिक्स होता है, ओनर्स एंड बोरोड फंड्स का मिक्सचर होता है. ठीक है बच्चों, तो दोनों ही बातें वैसे सही हैं लेकिन दोनों बातों का कोई रिश्ता नाता नहीं है आपस में. अगर एक की बात चल रही है कश्मीर की तो रीजन बोल रहा है कन्याकुमारी के बारे में, तो दोनों का कोई आपस में तालमेल नहीं है. हालांकि दोनों बातें सही हैं लेकिन रीजन एजर्शन को कहीं से कहीं तक प्रूफ कर ही नहीं पा रहा. ठीक है बच्चों, इसलिए बोथ ए एंड ये भी ऑप्शन नहीं होगा, आपका ये भी ऑप्शन नहीं होगा. सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. ठीक है बच्चों, आई बात समझ. तो ये था हमारा असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन. आपको क्या करना है, ए एंड आर वाले क्वेश्चंस में आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, फिर देखना है वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं नहीं, जो रीजन है वो सेटिस्फाई कर पा रहा है असर्शन को या नहीं, वो आपको अच्छे से देखना है, पढ़ना है. ठीक है बच्चों, ऑलरेडी हमने रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस जो है ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. तो अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने हैं तो वो वाला सेशन भी देख सकते हो. ठीक है बच्चों, चलो देख लो. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. तो स्टेटमेंट फर्स्ट ये बोलती है, सेकेंडरी मार्केट डायरेक्टली प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन. जो सेकेंडरी मार्केट होता है वो कैपिटल फॉर्मेशन को प्रमोट करता है? नहीं बच्चों, वो नहीं करता है. कौन कैपिटल फॉर्मेशन को प्रमोट करता है? आपका प्राइमरी मार्केट, बिकॉज प्राइमरी मार्केट से ही हम शेयर्स वगैरह को पब्लिक को देते हैं, इशू करते हैं फॉर द इनिशियल टाइम. ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड क्या बोलता है, कैपिटल मार्केट डील्स इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज सच एज इक्विटी शेयर्स एंड डिवेंचर्स. तो कैपिटल मार्केट मीडियम और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डील करता है जैसे कि इक्विटी एंड डिवेंचर्स में. सो इन लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट चूज द
करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपकी स्टेटमेंट सेकंड तो सही है, लेकिन जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो आपकी गलत बन जाती है। सो इसलिए आपका सही आंसर क्या रहेगा, स्टेटमेंट सेकंड सही है बट स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो हमारी फॉल्स है, इसलिए आपका ये आंसर सही बन जाएगा। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ इस क्वेश्चन में किस चीज़ का खेल हुआ है, इस क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट का खेल हुआ है। अगर आपको पता होता कि सेकेंडरी मार्केट कैपिटल फॉर्मेशन को प्रमोट नहीं करता तो आप आराम से इसका आंसर बता सकते थे। यहाँ पर कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर पूरा खेल आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का ही हुआ है। ठीक है बच्चों, सो देख लिया तो चलो अपने साइड हट जाती हूँ, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज अ स्टेटमेंट दैट करेक्टली हाईलाइट्स द बेनिफिट ऑफ यूजिंग एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ये कहाँ का क्वेश्चन है, जो कल हमने पढ़ा ही था, मैराथन में भी कवर किया है, बोर्ड एक्सप्रेस के सेशन में भी कवर किया हुआ है कि एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का फायदा क्या होता है। ठीक है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन वहाँ से निकल के आ गया। देखो तो क्या फ़ायदा होता है, डेट करेक्टली हाईलाइट्स, यानी एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के क्या फ़ायदा होता है, वहाँ से आपको चारों ऑप्शंस में से कौन सा फ़ायदा है वो आपको देख के बताना है। सो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ, हाँ भैया ये सही ऑप्शन बन जाता है, बिकॉज क्या होता है कि जब बाहर से कोई इंसान आता है, बाहर से कोई एम्प्लॉय आता है, सो जो एग्जिस्टिंग स्टाफ होता है उनके अंदर ये कॉम्पिटिशन की स्पिरिट आती है कि यार हम में ऐसी क्या कमी थी कि जो ये बाहर से बंदों को उठा के लेके आ रहे हैं। तो उनके अंदर कॉम्पिटिशन की स्पिरिट आती है कि बाहर से लोगों को उठा के लेके आ रहे हैं, तो हमें भी अपना बेस्ट देना पड़ेगा, हमें भी अच्छे से काम करना पड़ेगा, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही बन जाता है। ऑप्शन बी क्या है, रिडक्शन इन एम्प्लॉयज टर्नओवर, नहीं भैया ये तो नहीं होता। हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एम्प्लॉय सर्टिफिकेशन, ये भी नहीं होता, एम्प्लॉयज तो सेटिस्फाई नहीं होते, उनको तो और बुरा लगता है। फिर डेवलप्स द सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग्स एम्प्लॉयज, ऐसा भी नहीं होता, ये इंटरनल सोर्स का फ़ायदा है। जो सिक्योरिटी की फीलिंग आती है वो इंटरनल सोर्स में आती है, बिकॉज एम्प्लॉयज़ को ये लगता है कि हमारे ही मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से लोगों का प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र किया जा रहा है, इसलिए आपका सही आंसर बनता है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ। ठीक है बच्चों, अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता होता इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स के बारे में तो भी आप इसका फ़ायदा आराम से बता सकते थे, यानी आप इसका आंसर आराम से बता सकते थे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आया होगा। मैं स्टेप असाइड हो जाती हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गुडविल एंटरप्राइजेस इज अ लार्ज स्केल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स who fulfills the needs of both industrial users and consumers। तो गुडविल एंटरप्राइजेस एक बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है। ऑटोमोबाइल कंपनी यानी जो कार्स वगैरह प्रोड्यूस करती है। ठीक है, फुलफिल्स द नीड ऑफ बोथ इंडस्ट्रियल यूजर एंड कंज्यूमर्स, यानी वो इंडस्ट्रियल यूजर्स की भी नीड्स को सेटिस्फाई करती है एंड कंज्यूमर्स की नीड्स को भी सेटिस्फाई करती है। द कंपनी इज प्रोवाइडिंग ईजी फाइनेंस फैसिलिटीज़, तो जो कंपनी है वो ईजी फाइनेंस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी क्रेडिट फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड कर रही है अपने कंज्यूमर्स को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, विच हैज़ कंसिडरेबली इंक्रीज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, जिससे उनकी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो अच्छी खासी बढ़ गई है। फिर the company has installed a new branch management software to efficiently manage and coordinate activities across their मल्टीपल ब्रांचेस एंड लोकेशंस। तो जो कंपनी ने क्या किया है, एक नया ब्रांच मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया है ताकि जो सारी एक्टिविटीज़ हैं अलग अलग ब्रांचेस की वो कोऑर्डिनेट होकर चलती रहें। ठीक है, फिर अब क्या क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट फ्रॉम द अबव केस स्टडी। तो यानी अब इस केस स्टडी से निकल के कौन से 2 कंपोनेंट्स आए हैं आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के, कौन से 2 डायमेंशंस आए हैं वो आपको बताने हैं। कल जब हमने मैराथन में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि आपको कैसे पता लगाना है कि ये कौन सा इन्वायरमेंट का टाइप है, ऑलरेडी मैंने आपको वर्ड्स भी बताए थे, और जो बोर्ड एक्सप्रेस के जो हमारे सेशंस हैं उसमें मैंने एक अलग से इनके लिए कीवर्ड चार्ट लगाया हुआ है, बिकॉज मुझे पता है बच्चों को दिक्कत जाती है। तो यहाँ पर हम क्या वर्ड्स निकाल सकते हैं, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में आता है, हमने क्या पढ़ा था, इकोनॉमिक वाले में आता है। एंड सॉफ्टवेयर वगैरह ये सब जो है वो आपका किस में आता है, ये आपका टेक्नोलॉजी में आता है। तो इसलिए आपका सही आंसर क्या आएगा, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, बिकॉज लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्रेडिट फैसिलिटीज़ वगैरह, फाइनेंस फैसिलिटीज़, ये आपका किस में आ रहा है, ये डील करता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से। वहीं जो सॉफ्टवेयर है वो किस में आता है, वो टेक्नोलॉजी में आता है। ठीक है, जो AI वगैरह हो गया, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कुछ भी रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी विच रिलेट्स टू समथिंग अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, वो सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, वो आती हैं आपकी टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में। ठीक है बच्चों, तो इसलिए आपका सही आंसर क्या बन जाएगा, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट तो भैया आ ही नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर कुछ पॉलिटिक्स वगैरह की, कुछ हमारे देश वगैरह की बात की ही नहीं जा रही है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट सही आंसर है लेकिन पॉलिटिकल नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत बन जाता है।
फिर इकोनॉमिक एंड सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक तो चलो भैया ठीक है, लेकिन सोशल एनवायरनमेंट कहाँ से आ गया, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। टेक्नोलॉजिकल तो ठीक है, लेकिन लीगल एनवायरनमेंट भी नहीं आता, कोई यहाँ कानून कायदे की बात नहीं चल रही है, इसलिए आपका सी ऑप्शन भी गलत बन जाता है। एंड फाइनली आपका इसलिए डी ऑप्शन सही होता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ आया होगा, देख लो उसको फटाफट, फिर बढ़ते हैं हम आगे। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, ये जो पिक्चर है इससे आपको देख के बताना है, आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट अ कंज्यूमर फुलफिल्स व्हेन ही लुक्स फॉर द क्वालिटी मार्क्स गिवन अबव। यानी जब एक कंज्यूमर क्वालिटी मार्क्स देखता है तो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी फुलफिल होती है। सो exert yourself to ensure that you get a fair deal। तो जब कोई कंज्यूमर कुछ भी काम सामान वगैरह लेने जाता है तो उसको ये देखना चाहिए कि वो फेयर डीलिंग हो, यानी उसके साथ लूटपाट ना हो। बी है गेटिंग अ प्रॉपर रिसिप्ट, उसको प्रॉपर बिल लेना चाहिए। बाय ओनली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स, यानी उसको जो क्वालिटी मार्क वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जो क्वालिटी को मीट कर पाए वो ही लेने चाहिए। बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स, उसको अपनी डीलिंग्स में ऑनेस्ट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन जो ऑप्शन सी है बस वो ही इससे रिलेट कर रहा है, बिकॉज ये क्या बता रहा है, ये स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा है। जैसे कि अगर आपका ISI मार्क हो गया, हॉल मार्क हो गया, ये सब क्या बताते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्टैंडर्ड से मीट करते हैं, वो क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर आप कुछ भी सामान लेने जाते हैं और अगर आप ये टैग्स देखते हैं तभी सामान खरीदो, वरना मत खरीदो। तो ये इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बाय ओनली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो क्वालिटी को मीट कर पाए। ठीक है बच्चों, सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहिए मतलब। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो भी असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन ही है। ए, कंट्रोलिंग कैन प्रिवेंट डेविएशंस। जो कंट्रोलिंग है वो डेविएशंस को प्रिवेंट करता है, ठीक है, डेविएशंस को प्रिवेंट नहीं करता है, डेविएशंस को एनालाइज करता है, फिर आगे जाके उसको रेक्टिफाई करता है। ठीक है, तो रीजन क्या है, कंट्रोलिंग हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग डेविएशंस बाय टेकिंग एक्शंस एंड डिसीजंस दैट रिड्यूस योर रीऑकरेंस। यानी जो कंट्रोलिंग क्या करता है, डेविएशंस को कम करवाता है, तो कुछ एक्शंस लेके, और वो ही गलतियां वापस से ना हो, इसलिए कंट्रोलिंग हमारा जरूरी बन जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर, 2 एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नहीं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसलिए आपका सही आंसर होगा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, क्योंकि ए गलत है। कंट्रोलिंग है वो कंप्लीटली डेविएशंस को प्रिवेंट नहीं करता है, डेविएशंस को एनालाइज करना, फिर आगे वो गलतियां ना हो, इसलिए आपका कंट्रोलिंग ज़रूरी बन जाता है। ठीक है बच्चों, देख लो इसको, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे, आई कैन ऑल्सो गारंटी यू दैट। इसको देख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सो अब हमारा क्वेश्चन है, ज्वाइनिंग अ जॉब ये लाइन अलग है, ज्वाइनिंग अ जॉब मार्क्स नहीं है। ज्वाइनिंग अ जॉब मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉइज एट द वर्क प्लेस। यानी जब जॉब ज्वाइन की जाती है तो फिर क्या होता है, एम्प्लॉइज मिलते जुलते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होती है, सोशलाइजेशन होती है वर्क प्लेस पे। द एम्प्लॉय शुड बी गिवन अ पोस्ट फॉर विच शी हैज बीन सेलेक्टेड। तो एम्प्लॉय को ऐसी पोस्ट देनी चाहिए जिसकी वो लायक हो। फिर प्लेस द सब्सिक्वेंट स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इन द करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पर पूरा किसका खेला है, अगर आपने स्टाफिंग की प्रोसेस सही से पढ़ी हुई है तो स्टाफिंग की प्रोसेस का सीक्वेंस ही पूछा हुआ है। तो सही ऑर्डर क्या होता है, पहले ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, फिर क्या होता है, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग होता है, फिर लास्ट में आपका कंपनसेशन आता है। तो आपका सही ऑप्शन ये है। अगर आपने स्टाफिंग की जो स्टेप्स हैं वो सही से अगर पढ़े हुए थे तो आप आराम से इसका आंसर बता देते। अगर आप ऐसे ही बीच बीच में उठा के पढ़ते थे तो फिर नहीं, आप इसका आंसर नहीं बता पाते। मैंने आपको ये पहले ही बोला था, मैराथन में भी कल ही आपको बोला कि बच्चों की जो स्टाफिंग की प्रोसेस है उसको सीक्वेंस में याद करना, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन वहाँ से पूछ लेते हैं। देखो एग्जाम्पल आ ही गया, ठीक है, तो फटाफट देख लो उसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, स्पाइस वर्क्स अ कंपनी प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट्स is keeping a close check on the employees' activities by using a biometric and retina scanning modes of accessing the office premises। यानी जो स्पाइस वर्क्स एक जो कंपनी है जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो क्या कर रही है, एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटीज़ को देखने के लिए, चेक करने के लिए, ट्रैक करने के लिए क्या कर रही है, बायोमेट्रिक यानी जो जिसपे हमारा थंब, जो हमारा फिंगरप्रिंट वगैरह से एक्सेस होता है, रेटिना यानी जो हम आंखों से आइडेंटिफिकेशन वगैरह होता है, ठीक है, वो कर रही है ताकि ये पता चले कि कौन सा जो एम्प्लॉय है वो ऑफिस प्रीमाइसेस को एक्सेस कर रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है, ठीक है।
है, इन ऑर्डर टू एंश्योर ग्रेटर सिक्योरिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में सारी इन्फॉर्मेशन मिलती जाए, इसलिए ये सब एक्टिविटीज़, इसलिए ये सब चीज़ें करवाई जा रही हैं, इंस्टॉल करवाई जा रही हैं। सो चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ कंट्रोलिंग हाईलाइटेड अबव। तो इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट, कौन सा सिग्निफिकेंस, कौन सी इंपॉर्टेंस निकल के आती है कंट्रोलिंग की, ठीक है। कंट्रोलिंग हेल्प्स इन द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, नहीं भैया यहाँ पर ये बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ऐसी चीज़ें सेटअप करवाई जा रही हैं जिससे सारी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन निकलती जाए, पता चलती जाए। फिर कंट्रोलिंग हेल्प्स इन एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, तो ऑप्शन आपका ऑप्शन ये वाला सही क्यों रहेगा, बिकॉज क्या किया जा रहा है, ये चीज़ें इसलिए सेटअप करवाई जा रही हैं ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन निकलती जाए, सब कुछ पता चलता जाए, हर एक चीज़ के लिए अपना टाइम हो, हर एक चीज़ के लिए अपनी जगह हो, हर एक एम्प्लॉय अपने टाइम पर आए, डिसिप्लिन मेंटेन रहे, इसलिए ये सब चीज़ें लगवाई जा रही हैं ताकि जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन हो, ठीक है। फिर कंट्रोलिंग हेल्प्स इन इंप्रूविंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन कहाँ से होगा, यह तो समझ ही नहीं आ रहा। फिर कंट्रोलिंग एनेबल्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी गलत होता है, तो इसलिए आपका सही आंसर क्या बन जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मेंटेन रहे, इसलिए ये वाली चीज़ें सेटअप करवाई जा रही हैं, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ आया होगा, देख लो फटाफट, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के रिगार्डिंग कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। नेटवर्किंग कैपिटल रिफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लिएबिलिटीज, हाँ भैया, नेटवर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लिएबिलिटीज, ये हमारा नेटवर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है, ये तो ठीक है, पता ही है, तो ये सही है, तो ये कहाँ से इनकरेक्ट आ गई। फिर है करंट एसेट्स और दोस एसेट्स विच गेट कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, यानी करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको कैश में ही कन्वर्ट कर दिया जाता है विद इन 1 ईयर। हमें पता है करंट एसेट्स शॉर्ट टर्म एसेट्स होती हैं और वो क्या करती हैं, 1 साल के अंदर अंदर वाली ही एसेट्स होती हैं, तो ये चीज़ भी हमारी सही है। फिर कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर इरिवर्सिबल, ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है बहुत बार कि जो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस होते हैं वो एक बार ले लिए जाएं तो उनको वापस से हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो इरिवर्सिबल होते हैं। फिर डी वाला स्टेटमेंट है आपकी, साइज ऑफ द एसेट्स, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस आर नॉट अफेक्टेड बाय कैपिटल बजटिंग डिसीजन, इसलिए आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये होगी, बिकॉज ये जो सारी स्टेटमेंट्स हैं वो आपकी सही हैं, वो एक्यूरेट है अपनी अपनी जगह। जो करंट, जो साइज ऑफ द एसेट्स है, प्रॉफिटेबिलिटी है और कॉम्पिटिटिवनेस है, वो कैपिटल बजटिंग डिसीजन से इफेक्ट नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, इसलिए आपका सही आंसर ये निकल के आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ आया होगा, तो देख लो फटाफट, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा है, स्टेट कमीशन हैज़ अ जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज टू, स्टेट कमीशन की जो कंप्लेंट्स को एंटरटेन करती है जिनकी कंसिडरेशन वैल्यू कितनी होती है, मोर देन 1 करोड़ एंड नॉट मोर देन 5 करोड़, नहीं भैया ये नहीं होती, मोर देन 10 करोड़ नहीं, ये भी नहीं होती, ये भी नहीं होती, सो मोर देन 1 करोड़ एंड नॉट मोर देन 10 करोड़, तो ये हमने वैल्यूज़ पढ़ी थी, बस उसी का क्वेश्चन है, इसमें तो खास कुछ है ही नहीं। अगर आपको वैल्यू पता थी डिस्ट्रिक्ट कमीशन की क्या कंप्लेंट्स एंटरटेन करने की कंसिडरेशन वैल्यू है, क्या स्टेट कमीशन की है, क्या नेशनल कमीशन की है, क्या सुप्रीम कोर्ट की, अगर वो आपको पता है तो आप आराम से आंसर कर देते, इसमें खास कुछ नहीं है। देख लो ये स्टेट क्वेश्चन है आपका, देख लो उसको फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये मैच द कॉलम टाइप है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें कॉलम मैच करना है। सो आपको ये बताना है कि कौन सा फीचर, ये जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, ये जो सिचुएशंस कंडीशंस दी हुई हैं, वो कौन से फीचर से रिलेट कर रही हैं, कौन से फीचर्स को मैच कर रही हैं। इंक्रीज डिमांड ऑफ खाखरा एंड ठेपला इन द रीजन ऑफ गुजरात एज कम्पेयर टू दिल्ली रीजन, यानी जो क्या है, खाखरा और ठेपला, ये जो जेठालाल खाता है, जो खाखरा और ठेपला की जो डिमांड है गुजरात में बढ़ रही है एज कम्पेयर टू दिल्ली रीजन। अब क्या है, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो खाने की आइटम्स हैं, ये डिशेस हैं, ये कहाँ की है, गुजरात की ही हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो डिमांड होगी कहाँ पे होगी, वो गुजरात में ही ज़्यादा होगी। दिल्ली में तो छोले कुलचे वगैरह ज़्यादा खाए जाते हैं, तो दिल्ली में इसकी डिमांड नहीं बढ़ सकती है। तो हमने क्या पढ़ा था, एक फीचर पढ़ा था हमने रिलेटिवनेस, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि डिपेंड करता है एरिया टू एरिया, वेरी टू मतलब कंडीशन टू कंडीशन, एंड एरिया टू एरिया, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। यानी इंडिया में कुछ और सिचुएशन होगी, पाकिस्तान में कुछ और सिचुएशन होगी, यूएसए में कुछ और सिचुएशन होगी। ये कल मैंने आपको मैराथन में ही ये बात बताई थी, मैराथन में ही एग्जाम्पल दिया हुआ था और वहीं से क्वेश्चन बन के आया हुआ है बच्चों, देख लो। तो क्या इसका आंसर क्या आएगा, रिलेटिविटी, इसका आंसर क्या आ जाएगा, रिलेटिविटी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, बिकॉज रिलेटिवनेस में क्या होता है कि एरिया टू एरिया, कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन डिमांड्स वगैरह वेरी करती रहती है, सिचुएशन अलग अलग होती हैं, ठीक है। फिर डिजिटल एकेडमिक सर्टिफिकेट्स आर इशूड टू स्टूडेंट्स एक्सेसिबल इन सिक्योर्ड मैनर टू
undesirable practices like corruption and manipulation of records under digital India initiative। यानी जो डिजिटल एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं वो स्टूडेंट्स को इशू किए जा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की करप्शन वगैरह या कोई रिकॉर्ड्स की और मैनिपुलेशन वगैरह ना हो। सच टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स आर हैपनिंग एट ए वेरी फास्ट प्लेस। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है ये बहुत ही फास्ट प्लेस पे होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, ये बहुत फास्ट प्लेस पे हो रहे हैं। हमने डायनेमिक फीचर में क्या पढ़ा था बच्चों कि जो चेंजेस होते हैं डायनेमिक इन्वायरमेंट में क्या होता है कि बहुत इट कीप्स ऑन चेंजिंग, बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा डायनेमिक। ठीक है बच्चों, आई बात समझ। बिकॉज यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि यहाँ पर चेंजेस बहुत फास्ट प्लेस पे हो रहे हैं, और जब चेंजेस बहुत फास्ट प्लेस पे होते हैं तो आंसर किसका होता है, वो कौन सा फीचर होता है, वो होता है फीचर आपका डायनेमिक। फिर सी वाला है फैशन मार्केट इज फेसिंग बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। जो फैशन मार्केट है वो अपॉर्चुनिटीज भी फेस कर रहा है एंड चैलेंजेस भी फेस कर रहा है। देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ द फैशन मार्केट। तो इसलिए फैशन मार्केट का जो फ्यूचर है वो प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। तो जब प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है, हमें नहीं पता कि कल को हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, कल को कौन सी सिचुएशन आ जाएगी, तो ये सब चीज़ें किस में आती है, अनसर्टेन होती हैं, हमें नहीं पता कि कब कुछ क्या हो जाएगा। तो ये फैक्टर किससे रिलेट कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है आपका अनसर्टेनिटी के फीचर से। ठीक है बच्चों, आई बात समझ। फिर लास्ट है आपका, अब लास्ट डी बचा हुआ है तो ये भी खाली बचा हुआ है, इसको इसी के साथ मैच कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही करना, मैं भी ऐसे ही करती थी लेकिन आपको समझा देती हूँ, ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं। A new government will result in changing government rules, fiscal policies, market conditions। एक नई गवर्नमेंट किससे रिजल्ट करेगी, गवर्नमेंट रूल्स को चेंज करेगी, फिजिकल पॉलिसीज़ को फिर चेंज, जब गवर्नमेंट अपने रूल्स को चेंज करेगी तो फिजिकल पॉलिसीज़ वगैरह चेंज होंगी और मार्केट कंडीशंस भी चेंज होंगी। तो ये सारे फैक्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। जिसकी आपकी भी दोस्ती यारी एक दूसरे दूसरी दोस्त से रिलेटेड होती है ना, तो ऐसे ही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, डेट इज इंटर रिलेटेडनेस। बिकॉज एक फैक्टर, एक चीज़ दूसरी चीज़ से रिलेट करती है, एक चीज़ का प्रभाव दूसरी चीज़ पर पड़ता है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ। जैसे कि आप अपने दोस्त को बोलते हो कि यार मेरी तो इससे बन नहीं रही है, मैं तो उससे बात नहीं करूँगा, तो तू भी मत करना, तो फिर कहता आपका दोस्त भी उससे बात करना बंद कर देता है। तो हर एक चीज़ एक दूसरे से को प्रभावित करती है, एक दूसरी चीज़ से रिलेटेड होती है, तो वो भी बात यहीं पर हो रही है। ठीक है बच्चों, और कुछ नहीं है, देख लो इसको फटाफट। ये थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो सकता था, बच्चे कहाँ पर अटकते हैं, बच्चे अटकते हैं अनसर्टेनिटी एंड डायनेमिक वाले फीचर पे, पर अगर आपने ध्यान से पढ़ा हुआ है तो आप आराम से आंसर कर देते। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आंसर है सी, सेकंड वाले का है बी, थर्ड वाले का ए एंड फोर्थ वाले का डी। ए का है थर्ड, ठीक है, एक बार मैच कर लेते हैं। ए का है थर्ड, बी का है सेकेंड, ठीक है भैया, बी का है सेकेंड, सी का है फर्स्ट, सी का है फर्स्ट, ठीक है, एंड डी का है फोर्थ, डी का है फोर्थ। ठीक है भैया, हमारा आंसर सही है, देख लो उसको फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज क्वालिटी, साइज एटसेट्रा इज नोन एज। जब हमने वो क्या बोलते हैं, बोर्ड एक्सप्रेस में हमने ये सब डिस्कस किया हुआ है कि जब प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन की जाए अलग अलग ग्रुप्स में तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रेडिंग। सिंपल सीधा आंसर है। जैसे कि आपके स्कूल्स में भी ग्रेडिंग की जाती है, क्लास 12th अलग है, क्लास 12th भी अलग है, क्लास 12th सी अलग है, या स्ट्रीम वाइज भी ग्रेडिंग की जाती है कि जो ह्यूमैनिटीज़ वाली जो स्ट्रीम होंगी उनका अलग सेक्शन होगा, ठीक है, कॉमर्स वाली जो स्ट्रीम होंगी उनका अलग सेक्शन होगा, पीसीएम वाला सेक्शन अलग होगा, पीसीबी वाला सेक्शन अलग होगा। तो वैसे ही जब प्रोडक्ट्स की क्वालिफिकेशन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटी, साइज इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, तो वो क्या कहलाता है, ग्रेडिंग कहलाता है। ब्रांडिंग क्यों नहीं कहलाएगा भैया, ब्रांडिंग में तो प्रोडक्ट की आइडेंटिटी पहचानी जाती है, एक उसको नाम मिल जाता है। ठीक है, फिर स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है उसको स्टैंडर्ड्स के साथ मीट करना पड़ता है। और मार्केट प्लानिंग तो भैया कहीं से आएगा ही नहीं, हम इधर मार्केट की प्लानिंग तो कर नहीं रहे, इसलिए आपका सही आंसर बन जाएगा सी, डैट इज ग्रेडिंग। ठीक है बच्चों, आई बात समझ, देख लो इसको फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिवा कुमार रन्स अ लीगल कंसल्टेंसी फर्म इन छत्तीसगढ़। जो शिवा कुमार है एक लीगल कंसल्टेंसी फर्म को रन करता है छत्तीसगढ़ में। Whenever the firm hires new employees on the first day of joining, they are welcomed to the organization and are given details about the dress code, lunch timings, introduction to daily operations and fellow colleagues। यानी जब भी कोई न्यू एम्प्लॉय आता है तो उसके पहले दिन ही स्वागत किया जाता है, उसको इंट्रोडक्शन करवाया जाता है दूसरे लोगों के साथ, और उसको डिटेल्स बताई जाती हैं कि आपका क्या लंच कोड, क्या लंच टाइमिंग रहेगा, क्या आपकी ड्रेस कोड वगैरह रहेगी। ठीक है, दे आर familiarized with the organization policies and procedures, emergency exits, evacuation procedure etc। तो यानी उनको जो ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज हैं वो भी बताई जाती है कि कब आपको निकलना है, एकदम से कोई सिचुएशन आ जाती है तो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें उनको बताई जाती हैं। तो ये पूछा हुआ है, नेम द टाइप ऑफ ट्रेनिंग विच इज
प्रोवाइडेड बाय शिवा कुमार। तो शिवा कुमार इस केस में कौन सी ट्रेनिंग का टाइप प्रोवाइड कर रहा है वो आपको बताना है। अप्रेंटिस ट्रेनिंग ये तो नहीं होगा, वेस्टिबल ट्रेनिंग भी नहीं होगा। इंडक्शन ट्रेनिंग में हमने क्या पढ़ा था कि एक एम्प्लॉय को फैमिलराइज करवाया जाता है, उसकी मुलाकात करवाई जाती है बाकी के लोगों को और उसको अवगत करवाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ के साथ। तो इसलिए आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा सी, दैट इज इंडक्शन ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग में भी नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर तो खुद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिजनेस वगैरह में भेजती हैं ताकि जो उनके स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल पाए। वेस्टिबल ट्रेनिंग में क्या होता है कि एक डुप्लीकेट मॉडल के अंदर उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाती है, बाकी ये सब नहीं होगा, इसलिए आपका इंडक्शन ट्रेनिंग आपका सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आया होगा। फटाफट देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग इसमें गलत स्टेटमेंट आपकी कौन सी है वो आइडेंटिफाई करना है। सो इट नॉट ओनली इंक्लूड्स एजुकेटिंग कंज्यूमर्स अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बट ऑल्सो हेल्प्स इन गेटिंग देयर ग्रीवेंसेस रिड्यूस्ड। तो ये भैया सही है बिकॉज कंज्यूमर में कंज्यूमर एजुकेशन क्या कर रहा है, कंज्यूमर्स को अपनी राइट्स वगैरह अधिकारों जिम्मेदारियों के बारे में बता रहा है और उनके ग्रीवेंसेस को भी रिड्रेस कर रहा है। ठीक है, फिर बी, it does not only require the judicial machinery for protecting the interest of consumers but also requires the customers to get together for themselves into consumer association and for protection and promotion of their interest। यानी consumers को इकट्ठा करवा रहा है कि आप अपने अधिकारों के बारे में लड़ो, आप अपने अधिकारों को प्रमोट करो। तो ये भी सही है। ठीक है, फिर इट इज़ अ मॉरल ड्यूटी ऑफ एनी बिजनेस टू टेक केयर ऑफ एनी कंज्यूमर्स इंटरेस्ट एंड अवॉइड एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। यानी एक बिजनेस का भी, एक व्यापार का भी कर्म बनता है, धर्म बनता है, अधिकार बनता है कि वो अपने कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट ना करे, उनके अधिकारों के लिए खड़ा रहे। तो ये भी सही है। डी आपका बोल रहा है द प्रोविजंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1981। नहीं भैया, ये सरासर गलत है बिकॉज कब आया था? 1980। तो इसलिए आपका सही आंसर होगा 1986। तो इसलिए आपका ये ऑप्शन भी गलत बन जाता है, आपका ये ऑप्शन भी गलत बन जाता है, ये ऑप्शन भी गलत बन जाता है और ये ऑप्शन भी गलत बन जाता है बिकॉज 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्ट किया गया था। ठीक है बच्चों, इसका ईयर गलत था, इसलिए आपका सही आंसर ये निकल के आएगा। देख लो उसको फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डिसीजन विच इज नॉट टेकन अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर कौन सा डिसीजन नहीं लिया जाता वो आपको आइडेंटिफाई करना है। डिविडेंड डिसीजन लिया जाता है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी लिया जाता है, प्राइसिंग डिसीजन कहाँ से टपक गया भैया? जो प्राइसिंग डिसीजन होता है वो तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का डिसीजन होता है, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिसीजन नहीं होता है। तो इसलिए आपका सही आंसर है ये डिसीजन भी लिया जाता है, ये डिसीजन भी लिया जाता है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, आई बात समझ? जो प्राइसिंग डिसीजन होता है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट का डिसीजन होता है, ना कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिसीजन होता है। ठीक है, सिंपल सोबर। देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट है हमारा, व्हाट आर द फैक्टर्स डैट अफेक्ट फाइनेंसिंग डिसीजन। तो कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जो फाइनेंसिंग डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं? सो कैश फ्लो पोजीशन, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट्स, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट एंड लेवल ऑफ कंपटीशन। तो कैश फ्लो पोजीशन भी अफेक्ट करती है, फिर आपका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क भी अफेक्ट करता है और स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट भी अफेक्ट करता है। स्टेबल ऑफ अर्निंग्स कहाँ आता है? डिविडेंड डिसीजन में आता है, और कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट भी आपका डिविडेंड डिसीजन में आता है, इसलिए आपका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लेवल ऑफ कंपटीशन नहीं आता है इसमें, इसलिए आपका सही आंसर होगा कैश फ्लो पोजीशन, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट आपका सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अगर आपने फैक्टर्स अच्छे से पढ़े हुए हैं फाइनेंसिंग डिसीजन के, डिविडेंड डिसीजन के, तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाता, वरना आपसे नहीं बनता। हो सकता है इसकी जगह डिविडेंड डिसीजन के फैक्टर्स का क्वेश्चन आ जाता, फिर आप क्या करते? इसलिए आपको फैक्टर्स को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो आंसर क्या होगा? ACE, यानी वही कैश फ्लो पोजीशन, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट विल बी योर राइट आंसर। ठीक है बच्चों, आई बात समझ? फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंज्यूमर्स कैन आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, MRP एटसेट्रा अबाउट द प्रोडक्ट ही इंटेंड टू बाई। यानी कंज्यूमर्स कुछ भी पूछ सकते हैं जो प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसकी एक्सपायरी डेट, उसके रिगार्डिंग कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सी कंज्यूमर राइट आपकी हाईलाइट हो रही है? पहले आपकी राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। हाँ भैया, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड में क्या आता है कि कंज्यूमर को पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो सारी जानकारी इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग निकाल ले। ठीक है, राइट टू बी अश्योर्ड नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर कस्टमर अश्योर किया जाता है। राइट टू बी हर्ड नहीं होगा, यहाँ पर कंज्यूमर अपनी कंप्लेन को रेस करता है। राइट टू सेफ्टी भी
नहीं हो सकता। राइट टू सेफ्टी में क्या होता है कि कंज्यूमर को जो हानिकारक प्रोडक्ट होता है उसके अगेंस्ट क्या होता है, पूरी प्रोटेक्शन मिलती है। इसलिए आपका सही आंसर होगा राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, बिकॉज यहाँ पर कंज्यूमर का पूरे अधिकार है कि उसको सारी जानकारी उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ले। ठीक है बच्चों, देख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। सो स्टेटमेंट फर्स्ट ये बोलती है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर अ कंपनी। जो कॉस्ट ऑफ डेब्ट की जो कीमत रहती है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम रहती है। हाँ भैया, तो ये बात सही है इनकी। फिर द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेटमेंट सेकंड ये बोलती है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू इंक्रीज शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो हाँ जी, आपकी ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही बोलती है, बिकॉज द कंपनी का बेसिक मोटिव ही यही रहता है कि शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है वो इंक्रीज हो, शेयर होल्डर्स को हमारा अच्छा से अच्छा प्राइस मिले। ठीक है बच्चों, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या है, सही हैं। ऑल्दो जो दोनों स्टेटमेंट्स वो एक दूसरे से बहुत अलग है, बट यहाँ पर असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन की बात नहीं चल रही है, यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की बात चल रही है, इसलिए हमारा आंसर होगा बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आया है। फटाफट देख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्ट्रेट क्वेश्चंस आएंगे एंड केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए वो सारे एमसीक्यूज वाले थे। जो एमसीक्यूज में भी जो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सारे हमने कर लिए हैं। अब हम ज़्यादातर स्ट्रेट क्वेश्चन से एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन से डील करेंगे, यानी अब लेंथी क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है, सो स्टेट द मीनिंग ऑफ सिंगल यूज प्लान्स एंड स्टैंडिंग प्लान। तो सिंगल यूज प्लान्स कौन से होते हैं, ऐसे प्लान्स होते हैं विच आर अकम्प्लिश टू अचीव ए पर्टिकुलर गोल। ठीक है, जैसे आपका बजट हुआ। वही स्टैंडिंग प्लान्स क्या होते हैं, जो बार बार यूज किए जाते हैं फॉर रीऑकरेंस ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, फॉर रेगुलर पीरियड ऑफ एक्टिविटीज। तो सिंगल यूज प्लान कौन सा है, सिंगल यूज प्लान इज डेवलप्ड फॉर वन टाइम इवेंट, यानी एक बार इवेंट के लिए या प्रोजेक्ट के लिए। सच अ कोर्स ऑफ एक्शन इज नॉट लाइकली टू बी रिपीटेड इन फ्यूचर। जरूरी नहीं कि वैसा ही कोर्स ऑफ एक्शन वापस भी आपका फ्यूचर में होगा। इट में स्पैन अ वीक और ए मंथ और डे, हो सकता है उसकी जो स्पैन है वो एक हफ्ते की हो, एक दिन की हो, एक महीने की हो। बेसिकली बच्चों जो स्टेट क्वेश्चंस होंगे ना, उनको मैं उन क्वेश्चंस में आपको अच्छे से मतलब समझा दूंगी कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इससे क्या एक्सप्लेनेशन आप लिख सकते हो। जो एक्सप्लेनेशन जो मैं लगाई हुई है वो आपकी रेफरेंस के लिए लगाई हुई है। मैं यही डिट्टो आपको यही नहीं पूरी कॉपी करके आनी है, मैं तो ये बोल ही नहीं रही। जो एक्सप्लेनेशन है वो तो आपको अपने मन से ही लिखनी है, बट क्या कॉन्सेप्ट यूज़ होगा और क्वेश्चन का क्या मतलब है वो आपको यहाँ पे वो बताऊंगी। ठीक है बच्चों, आई बस समझ। स्टार्टिंग क्लास क्या होता है, ऐसी एक्टिविटीज के लिए जो रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऑकर होती हैं, जस्ट मैंने आपको बताया ही। इट इज डिजाइन टू एंश्योर दैट द इंटरनल ऑपरेशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रन स्मूथली। सच ए प्लान ग्रेटली एनहांस एफिशिएंसी इन रूटीन डिसीजन मेकिंग। जो रूटीन डिसीजन मेकिंग होती है उनको बहुत एनहांस करता है। फिर इट इज़ यूजली डेवलप्ड वंस बट इट इज़ मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू मीट बिजनेस नीड्स रिक्वायर्ड। इसको एक बार तो बना देते हैं, बट वक्त के अनुसार अगर कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है तो उसकी मॉडिफिकेशन भी किए जाते रहते हैं। ठीक है बच्चों, आई बस समझ। तो सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान में ये डिफरेंस था। इसमें मीनिंग पूछा हुआ तो हमने जस्ट मीनिंग बता दिया। आई बस समझ, तो ठीक हो, नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कैसे प्लानिंग क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है, रिजिडिटी को लीड करता है। तो क्या है ये, बेसिकली ये हमने लिमिटेशंस में पढ़े थे। मैंने आपको कल भी बोला था कि जो लिमिटेशंस होती हैं प्लानिंग की वो इंपॉर्टेंट होती हैं। और देख लो बच्चों, वहाँ से क्वेश्चन बन ही जाता है, और देखो बन गया है। तो प्लानिंग कैसे क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है कि कभी कभार क्या होता है ना, वैसे जो डिसीजन मेकिंग जो पावर रहती है वो हमारी टॉप मैनेजमेंट के पास ही रहती है। तो जब टॉप मैनेजमेंट के पास डिसीजन मेकिंग पावर रहती है तो जो बाकी के मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं या जो लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं ना, उनको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका नहीं मिल पाता है। इसलिए प्लानिंग क्रिएटिविटी को रिड्यूस करती है। एंड रिजिडिटी के में क्या होता है कि अगर कभी कभार क्या होता है कि अगर आप कुछ प्लान बना लेते हो तो कभी कभार उन प्लान में हम मॉडिफिकेशन करना आसान नहीं रहता है, इसलिए प्लानिंग रिजिडिटी को लीड करती है। ठीक है बच्चों, एक्सप्लेनेशन आप मन से भी लिख सकते हो, जैसे कि प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इज डन बाय द टॉप मैनेजमेंट, यूजली द रेस्ट ऑफ मैनेजमेंट जस्ट इंप्लीमेंट दीज प्लान्स। यानी जो बाकी के जो मैनेजमेंट होते हैं उन प्लान्स को जस्ट इंप्लीमेंट ही करते हैं। फिर एज अ कॉन्सिक्वेंस मिडिल मैनेजमेंट एंड अदर डिसीजन मेकर्स आर नीदर अलाउड टू डेविएट फ्रॉम प्लान्स नॉर दे आर परमिटेड टू एक्ट ऑन देयर ओन। ऐसे में क्या होता है कि जो बाकी के जो मैनेजर्स होते हैं उनको ना ही कुछ डेविएट करने का मौका दिया जाता है, ना ही अपनी चलाने का मौका दिया जाता है। फिर दस प्लानिंग इन अ वे रिड्यूसेस क्रिएटिविटी सिंस पीपल टेंड टू थिंक ऑन द सेम लाइन एज अदर। इसलिए प्लानिंग क्या करता है, क्रिएटिविटी को कम करता है। ये एक्सप्लेनेशन आपको डिट्टो नहीं लिखनी है बच्चों, आपको अपने मन से एक्सप्लेनेशन लिखनी है। मैंने ऑलरेडी कल मैराथन में एक्सप्लेन किया है सब कुछ, वो जो मैराथन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसको अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको वो भी ठीक है थोड़ा ब्रीफ लग रहा है तो जो बोर्ड एक्सप्रेस की वीडियोस है उनको भी देख सकते हो और एक्सप्लेनेशन को अपने मन से लिख सकते हो। लेकिन जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको पॉइंट्स बताए हुए थे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए थे, वहाँ से क्वेश्चन देखो
बच्चों बन ही रहे हैं और आगे भी बनेंगे। 22 फरवरी को भी वहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। पार्ट बी का मैराथन अभी भी बाकी है, तो तैयार हो जाना पार्ट बी के मैराथन के लिए, फटाफट तैयार हो जाना, बिकॉज क्वेश्चन पेपर वहीं से बन रहा है, ट्रस्ट मी। फिर planning leads to rigidity. In an organization, a well-defined plan is drawn up, specific goals to be achieved within a specific time frame. These plans then decide the future course of action. यानी जो प्लान्स बनाए जाते हैं फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करते हैं, किसी गोल को अचीव करने के लिए ही प्लान्स बनाए जाते हैं। एंड मैनेजर्स में नॉट बी इन अ पोजिशन टू चेंज, और मैनेजर्स उसको चेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर पाते कभी कभार। फॉलोइंग अ प्री डिसाइडेड प्लान व्हेन सर्कमस्टेंसेस हैव चेंज्ड मे नॉट टर्न आउट टू बी इन द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। तो कभी कभार क्या होता है कि अगर आप प्लान चेंज करना भी चाहते हो तो ऊपर वाले एग्री नहीं करते, और इसलिए जो सर्कमस्टेंसेस होती हैं उस फेवर में नहीं जाती हैं। ठीक है बच्चों, यही था। तो इसकी एक्सप्लेनेशन तो आप मन से भी लिख सकते हो, देख लो इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीडरशिप का कॉन्सेप्ट बताओ। तो लीडरशिप पहले क्या होता है? लीडरशिप एक ऐसा तरीका होता है जिससे आप अपने लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हो ताकि वो एक पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़े। फिर गिव टू सिचुएशंस इन विच ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इज मोर इफेक्टिव, यानी कौन से तरीकों में ऑटोक्रेटिक लीडरशिप बहुत इफेक्टिव साबित होती है। सो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल by making them strive voluntarily towards achievement of organization goals, ताकि जो लोग हैं अपना ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करें, इसलिए लीडरशिप की जाती है। और लीडरशिप में क्या होता है? लोगों के बिहेवियर को प्रभावित किया जाता है। फिर टू सिचुएशंस कहाँ है भैया? दिस लीडरशिप स्टाइल इज इफेक्टिव इन गेटिंग प्रोडक्टिविटी इन मेनी सिचुएशंस, लाइक इन अ फैक्ट्री वेयर द सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन टाइम एंड द सुपरवाइजर हैज टू इंश्योर लेबर प्रोडक्टिविटी। जब सुपरवाइजर को प्रोडक्शन टाइम पे करवाना है या लेबर प्रोडक्टिविटी चाहिए तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इफेक्टिव रहती है। फिर क्योंकि डिसीजन मेकिंग अगर करवानी है तो ऑटोक्रेटिक लीडर क्या करता है? अपनी चलाता है, इसलिए उसको किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए क्योंकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फैसिलिटेट हो जाती है। ठीक है बच्चों, यही था, देख लो इसको फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब हम इंफॉर्मेशन को लोगों के बीच पहुंचाते हैं बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स, तो वो आपकी प्रोसेस कहलाती है कम्युनिकेशन, जिसमें हम कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस वेयर वी शेयर आवर आइडियाज, थॉट्स, बिलीव्स वगैरह। ठीक है, फिर क्या बोला हुआ है नेक्स्ट, क्या बोला है नेक्स्ट पार्ट? गिव द मीनिंग ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? फ्लोज थ्रू ऑफिशियल चैनल्स डिजाइन इन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, यानी जो ऑफिशियल चैनल्स होते हैं जो टॉप मैनेजमेंट वाले, जो मैनेजमेंट कमेटी वाले खुद क्रिएट करते हैं, जब कम्युनिकेशन वहाँ से फ्लो होती है तो आपकी कहलाती है फॉर्मल कम्युनिकेशन। लेकिन अगर आप खुद ही मन से अपनी बातें करने लगते हैं अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, अपने नेटवर्क्स के जरिए, तो वो आपकी कहलाती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन दैट टेक प्लेस विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज सेड टू बी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी जब आप फॉर्मल चैनल्स को फॉलो ना करो, कुछ अपने चैनल्स के जरिए आप बातचीत करते हो, तो वैसी कम्युनिकेशन आपकी कहलाती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड स्ट्रेट क्वेश्चन था ये। ठीक है, आई बात समझ, देख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, देखना इसको ध्यान से। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आदित्य लिमिटेड विच इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ग्रीन टी, एक कोई कंपनी है आदित्य लिमिटेड जिसका काम है ग्रीन टी को बनाने में। कैलकुलेट द ROI यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ICR इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ द कंपनी, शो वर्किंग, आपको वर्किंग भी बतानी है। तो इनकी एबिट कितनी है? एबिट बोले तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कितनी है? 15 लाख है। 10% डिबेंचर्स कितने हैं? 12 लाख। 10% यानी ये रेट है आपका, डिबेंचर्स पे रेट फिक्स होता है ना, हमने पढ़ा हुआ है ना, बस वही है। घबरा मत जाना ये देखिए कि 10% डिबेंचर्स, ये क्या आ गया, यानी रेट जो फिक्स रहता है इनका इंटरेस्ट का रेट डिबेंचर्स का, बस वही है और कुछ नहीं है, घबराना नहीं है देख के। ठीक है, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? 10 ईच, यानी जो एक शेयर प्राइस का कितनी कीमत है? 10 ईच, तो कितनी है? 18 लाख। और टैक्स का रेट कितना है? 40%। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें पहले करना है ROI कैलकुलेट। तो ROI का फॉर्मूला क्या होता है? एबिट डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट। तो एबिट तो ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन है 15 लाख रुपए, तो हमने 15 लाख रुपए रख दिए। इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी है? इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हम कैसे निकालेंगे? बाय एडिंग इक्विटी एंड डिबेंचर्स। इक्विटी एंड डिबेंचर्स को ऐड करके हमें हमारी मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी? हमें हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। इक्विटी कितनी है? हमारी है 18 लाख। ठीक है,
डिबेंचर्स कितने हैं हमारे, डिबेंचर्स हैं हमारे पास 12 लाख, तो 18 + 12 कितना हुआ, 30 लाख। तो ये आ गई आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी, 30 लाख रुपए है। ठीक है बच्चों, आई वाज समझ इनटू 100, ये फॉर्मूला पुट किया एंड आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एनी डाउट, पहले ये वाला नोट कर लो फटाफट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, इक्विटी प्लस डिबेंचर्स। इन्वेस्टमेंट यानी क्या होता है, कंपनी की इन्वेस्टमेंट खुद का, यानी जो पैसा उसको कैसे रेज करना है, तो वो कहाँ से उठा सकती है, इक्विटी प्लस डिबेंचर्स। तो यहाँ से हमारा आ गया टोटल इन्वेस्टमेंट, और इसको फॉर्मूले में रखा और सॉल्व कर लिया, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले इसको देख लो फटाफट, फिर नेक्स्ट ICR वाला करेंगे। हाँ जी बच्चों, सो कर लिया ये वाला नोट, तो उसको काट पीट के कितना आ जाएगा, काट पीट के आपका आएगा 50%। ठीक है बच्चों, इग्नोर माय हैंड राइटिंग, ठीक है, थोड़ा बेयर कर लेना। तो हमने ROI वाला कैलकुलेट कर लिया है, अब हम करेंगे ICR वाला। ठीक है, ये नोट कर लिया था ना आपने, अब हम करेंगे डिस्कस ICR वाला। तो ICR का क्या फॉर्मूला होता है, EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, यानी EBIT बोले तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। तो आपका EBIT कितना है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है आपका 15 लाख रुपए। ठीक है, 15 लाख रुपए है। फिर इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट कितना है आपका 1,20,000 रुपए, यानी अगर आप 10% निकालेंगे ना 12 लाख पे, इंटरेस्ट कैसे निकाला भैया मैंने, जो दिया हुआ है 10% डिबेंचर्स, ठीक है, 12 लाख पे अगर आप 10% निकालेंगे तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1,20,000 रुपये, तो आपका आंसर कितना आएगा, 12.5 टाइम्स। उसको कैलकुलेट कर लेना आप, 12.5 टाइम्स। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। जैसे कि बच्चे परेशान हो रहे थे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ गया, इंटरेस्ट कहाँ से आ गया, तो ये कहाँ से आ गया मैंने आपको बता दिया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आया होगा। देख लो फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट है हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। बहुत लेंथी क्वेश्चन है लेकिन डरना नहीं है। ठीक है, और आपको क्या करना है, जो केस बेस्ड क्वेश्चन है ना, उनको शुरू से रीड करना है। मेरा देखो ओपिनियन यही है बच्चों, मेरा तरीका यही है कि आपको शुरू से ही रीड करने चलता है, बिकॉज कभी कभार क्या होता है, कुछ वर्ड्स कुछ चीज़ें पहली लाइन में इससे ही आपको पता चल जाती हैं। जब मैंने अपनी केस बेस्ड वाली जो वीडियो थी उस सेशन में क्या किया था, मैंने शुरू से आपको पूरा पढ़ के बताया है, लेकिन 1-2 बच्चे बोल रहे थे कि मैम आपका ये तरीका गलत है। बट बच्चों, मेरा तरीका यही है और मैं ऐसे ही करती थी, और मैंने जितने भी बच्चों को बताया है कि आपको शुरू से पढ़ के चलना है, ट्रस्ट में उनके बहुत अच्छे नंबर आए हैं। ठीक है, 80 मार्क्स का पेपर होता था, उनके 75+ ही आए हैं। तो तरीका वैसे यही होता है कि आप शुरू से पढ़ते ही चलो, लेकिन जो लास्ट लाइन्स होती है उनको और ज़्यादा अच्छे से पढ़ो, जो लास्ट की लाइन्स होती हैं, और उन पर मैं ज़्यादा फोकस ही करती हूँ। जो भी मुझे कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट मिलते हैं मैं उनको अंडरलाइन करवा देती हूँ। तो मेरा तरीका तो यही है, अगर आपको कुछ और तरीका लगता है तो बेटा आप उस तरीके से कर लो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट जो मेरा तरीका है, मुझे जो लगता है कि नंबर इसी से आएंगे, यही बेस्ट है, मैं अपने बच्चों को वही करवाती हूँ। ठीक है, यू आर फ्री टू गो, आपको जहाँ जाना है, जो तरीका ऑप्ट करना है वो आप खुद अपने मन से कर सकते हो। जो मेरा तरीका है मैं तो उसी से पढ़ाऊंगी। ठीक है, हाँ जी। So, Mr. Vivek Vaswani, a foodpreneur, combined his passion for food with his entrepreneurial skills and started his innovative fast food outlet O Chill in 2021। क्या वो एक मिस्टर वानी फूडप्रेन्योर था, उसने अपनी क्या की, इनोवेटिव फास्ट फूड चेन खोली ओ चिल के नाम से 2021 में। फिर he has started his career as a food blogger and had noticed that numerous Indian consumers were looking for reasonable and pure vegetarian fast food options for dining out। उसे ये देखा कि उसने पहले अपनी करियर की शुरुआत कहाँ से की, फूड ब्लॉगर से। हाय गाइस, मैं इधर जा रहा हूँ, आज मैं ये खाने जा रहा हूँ। वो जो फूड ब्लॉगर जो आप रोज़ अपनी यूट्यूब पे देखते हो, उसने भी अपनी करियर की शुरुआत वहीं से की। फिर और से ये नोटिस किया कि जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं वो रीजनेबल और प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स फूड ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं। द हाई एंड रेस्टोरेंट्स वर ऑप्टेड बाय मैनी as they were exorbitantly priced। फिर दो many global fast food chains were running across the country, yet not many outlets offered reasonable and healthy pure vegetarian fast food options to consumers। यानी मार्केट में ऑप्शंस तो बहुत सारे थे, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था जो कि हेल्दी एंड अच्छा वाला वेजिटेरियन फूड लोगों को प्रोवाइड करे। ठीक है, फिर कहाँ तक पढ़ा था, इधर तक। फिर ओ चिल became a pioneer in offering a healthy and delicious variety of food। जो ओ चिल था वो एक बहुत ही न्यू फूडप्रेन्योर बनने लगा, जो कि लोगों को क्या दे रहा था, हेल्दी और डिलीशियस फूड प्रोवाइड कर रहा था। व्हाट केम अ सरप्राइज फॉर कंज्यूमर्स was that even without using onion और garlic in the pasta sauce, लोगों को ये अचंभित लगा, लोग इस बात से अचंभित हुए कि भैया बिना प्याज और गार्लिक के पास्ता सॉस में बहुत अच्छा सामान बना रहा था, अच्छा फूड प्रोवाइड कर रहा था। द कंपनी विटनेस्ड एन इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट ऑफ 26%
इन द सेकंड फाइनेंशियल ईयर एंड बिकम ए मार्केट लीडर। कंपनी ने क्या किया, अगले साल ही उसने 26% की ग्रोथ देखी अपने नेट प्रॉफिट में, और वो क्या हो गया, मार्केट लीडर बन गया पूरे मार्केट का, ठीक है, इस फूड इंडस्ट्री में। फिर ये पूछा है स्टेट द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का तो पहले तो आपको कॉन्सेप्ट बताना है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, ऐसी ताकतें, ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसी इंस्टीट्यूशन या ऐसी फोर्सेस जो किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं, वो कहलाती है आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आपको क्या लिखना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इसकी कॉन्सेप्ट बताना है। मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेज दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज बट दैट में अफेक्ट हिज परफॉर्मेंस। जो मैंने जस्ट आपको बताया ही, वो इसकी एक्सप्लेनेशन आपको मन से लिखनी है, ठीक है। अगर आती है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं आती तो मन से लिख लो। फिर आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन इन व्हाट वे अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट अनेबल्ड मिस्टर वासवानी टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज। यानी किस तरीके, पहले तो आप आइडेंटिफाई करो और समझाओ कि किस तरीके में अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से परखते हो तो आप क्या कर सकते हो, अपनी बिजनेस परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हो। तो इसमें क्या बात आ रही है, इसमें बात आ रही है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो आपको ये पहचानना है कि इसने क्या किया है, इसने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझा है, उसकी इंपॉर्टेंस जानी है। तो आपको क्या करना है, पहले ये लिखो कि बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंस बतानी है और उनको डिटेल में एक्सप्लेन कर देना है। जैसे कि इट एनेबल्स अ फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। फिर क्या कर सकते हो कि थ्रेट्स वगैरह होते हैं, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। या इट हेल्प्स इन टेपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, इट हेल्प्स इन कॉपिंग अप विथ रैपिड चेंजेस। ये सब आपके सारे जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट वगैरह हैं ना, वो आप सब लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, नहीं मन में आ रहे हैं, तो आप फीचर्स की मदद से भी आप अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हो बच्चों, नो प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों। आई बात समझ, तो आप इसकी फिर इंपॉर्टेंस समझा सकते हो, इसके पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो चलो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जनरल मैनेजर ऑफ ए रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन मिस्टर अगस्त्या लोखंडे। अगस्त्या किसका नाम है वैसे, अगस्त्या शायद उसका नाम है, हार्दिक पांड्या के बेटे का, हाँ यार शायद उसका भी नाम अगस्त्या ही है। सो मिस्टर अगस्त्या लोखंडे मेड द फॉलोइंग अनाउंसमेंट एट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी व्हेन वी थिंक ऑफ ए ब्रांड। तो क्या हुआ, एक जनरल मैनेजमेंट, एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन का जो जनरल मैनेजर है अगस्त्या लोखंडे, उसने ये बोला अपनी एजीएम में, अपनी एनुअल जनरल मीटिंग की कंपनी में, व्हेन वी थिंक ऑफ ए ब्रांड वी थिंक ऑफ रेपुटेशन। जब भी हम किसी ब्रांड के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी रेपुटेशन के बारे में सोचते हैं, हम उसकी रेपो के बारे में। रेपुटेशन यानी क्या होता है, उसकी इज्जत, उसकी गुडविल वगैरह के बारे में सोचते हैं। बट द रेपुटेशन इज मेड और ब्रोकन बाय द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर रिप्रेजेंटेशन। लेकिन वो जो रेपुटेशन होती है वो किससे बनती है, जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसा रिस्पॉन्स हमें कंज्यूमर्स देते हैं बदले में। फिर इफ पीपल आर मिसरेबल, अगर लोग ही खराब हैं, दे कैन गिव देयर बेस्ट वर्क एंड द ब्रांड सफर्स। तो वो क्या कर सकते हैं, तो वो अगर लोग ही खराब है तो वो अपना बेस्ट नहीं दे सकते हैं, और ऐसे में ब्रांड को भी भुगतना पड़ता है अगर लोगों की ही गलती है, अगर लोग ही खराब है, अगर लोग सेटिस्फाई ही नहीं होते। फिर ऑन द कंट्रारी पॉजिटिव रिजल्ट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इफ देयर इज जॉब सेटिस्फैक्शन, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग। लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हम अचीव कर सकते हैं अगर अच्छी सी जॉब सेटिस्फैक्शन है, इफेक्टिव और इफिशिएंट फंक्शनिंग है, ठीक है। तो ये पूछा हुआ है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फीचर ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस बाय मिस्टर अगस्त्या इन हिज अनाउंसमेंट। तो मिस्टर अगस्त्या ने मैनेजमेंट का कौन सा फीचर यहाँ पे डिस्कस किया है, तो उसने क्या बोला है, पहले तो व्हेन वी थिंक ऑफ ए ब्रांड, जब हम किसी ब्रांड के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी रेपुटेशन के बारे में सोचते हैं, ठीक है। हम सोच रहे हैं, मैंने क्या बताया था, फीचर्स में क्या डिस्कस किया था कि जो मैनेजमेंट होती है वो एक इनटेंजिबल फोर्स होती है, यानी हम उसको देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, समझ नहीं कर सकते, बस उसको महसूस कर सकते हैं। तो हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पे एक मैनेजमेंट इनटेंजिबल फोर्स है। तो ये जो लाइन है हमने शुरू में जब रीड की है तभी हमें समझ आ गया था। तो जो भी बच्चे बोल रहे हैं कि शुरू से रीड नहीं करना है, सिर्फ लास्ट की लाइन्स रीड करनी है, मैम आपका तरीका गलत है बेटा, आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो, ठीक है। आई बात समझ। फिर एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस दैट मेक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपको क्या करना है, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बता देनी है। तो मैनेजमेंट क्या एक इंटेंजिबल फोर्स है, इसकी एक्सप्लेनेशन लिख देना। फिर इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की, इसके कोई भी 3 पॉइंट्स लिख देना है, जैसे कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, ये सब आप फिर अपने मन से लिख सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, मैं उसमें आपके लिए बेस्ट करूँगी और आपको भी अपना बेस्ट देना है, ठीक है बच्चों। आई बात समझ, तो चलो ठीक है, देख लो, फिर अपन आगे बढ़ लेंगे। ये इसके कुछ और पॉइंट्स थे, देख लो। हाँ जी, तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू स्ट्रीमलाइन द सिलेक्शन प्रोसीजर सो एज टू मिनिमाइज द मार्जिन ऑफ एरर, सर्टेन टेस्ट आर कैरिड
आउट एट अटेम्प्ट टू मेजर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सप्लेन फॉर सच टेस्ट। यानी सिलेक्शन प्रोसीजर को और अच्छा करने के लिए और स्ट्रीमलाइन करने के लिए कुछ टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं। उन किसी भी 4 प्रकार के टेस्ट के बारे में बता दो। तो अब बहुत सारे टेस्ट हैं जैसे कि इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस वगैरह टेस्ट, उनके बारे में लिख सकते हो। इंटेलिजेंस टेस्ट क्या करता है, आपका IQ लेवल चेक करता है। एप्टीट्यूड टेस्ट आपका पोटेंशियल लेवल मेजर करता है। पर्सनालिटी टेस्ट ये देखता है कि आपके क्या वैल्यूज़, बिलीव्स, कस्टम्स हैं। ट्रेड टेस्ट क्या करता है, ये देखता है कि आपके पास जो स्किल्स है, एग्जिस्टिंग स्किल्स, वो क्या है। इंटरेस्ट टेस्ट ये देखता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। ठीक है, तो कोई भी 4 टेस्ट आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंस जॉब्स हैव बिकम मोर कॉम्प्लेक्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग हैज़ इंक्रीज। जो जॉब्स हैं वो कॉम्प्लेक्स बनी जा रही हैं, यानी टिपिकल बनती जा रही हैं। सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग हैज़ इंक्रीज। तो इसलिए जो एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने का जो मकसद है वो और बढ़ता जा रहा है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड्स न्यूमरस बेनिफिट्स टू वर्कर्स। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं वर्कर्स को बहुत सारे फायदे देते हैं। तो कोई भी 4 पॉइंट्स लिख दो इसकी स्टेटमेंट में। तो आपको क्या करना है, बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग टू वर्कर्स बता दो। ठीक है, जैसे कि इंप्रूव स्किल्स एंड नॉलेज, ट्रेनिंग मेक्स एम्प्लॉय मोर इफिशिएंट, ट्रेनिंग इंक्रीजेस सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉय। तो आप इसकी क्या कर सकते हो, इसकी जो पॉइंट्स है वो बता सकते हो ट्रेनिंग की, एंड ट्रेनिंग की जो इंपॉर्टेंस होती है वो आप आराम से लिख सकते हो यहाँ पे। ये बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन था। क्या है, स्ट्रेट क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। देख लो इसको बच्चों फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन भानुप्रिया जॉइंड एज ए टेक्निकल हेड ऑफ लॉजिक लोटस इनोवेटर्स, शी वाज कीन ऑन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी एंड was given to their work. Also the worker were given little freedom to make decision. जब भानुप्रिया ने क्या ज्वाइन किया, एक टेक्निकल हेड ज्वाइन किया, एज अ टेक्निकल हेड ज्वाइन किया ये इस कंपनी में, लॉजिक लोटस इनोवेटर्स में, तो वो कीन थी कि मुझे प्रोडक्टिविटी बढ़वानी है अपने वर्कर्स की। भानुप्रिया डिसाइडेड टू स्टिमुलेट द एम्प्लॉइज बाय गिविंग ईच वर्कर टी-शर्ट्स विद देयर नेम ऑन इट। तो भानुप्रिया ने ये डिसाइड किया कि वो हर एक वर्कर को उनकी टी-शर्ट देगी जिस उन टी-शर्ट्स पे उनका नाम प्रिंटेड रहेगा। ठीक है, फिर शी ऑल्सो डिसाइडेड टू इंक्लूड वर्कर्स इन वर्क कमेटीज। तो उन्होंने ये डिसाइड किया, उसने ये डिसाइड किया कि वो वर्कर्स को उनकी कमेटीज़ में भी बुलाएगी, उनके सुझाव भी पूछा करेगी। दिस हेल्प्ड इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर्स। तो ऐसे में इससे क्या हुआ कि जो वर्कर्स की जो परफॉर्मेंस थी वो भी इम्प्रूव हुई, उसमें भी सुधार आया। फिर ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, identify the human need that Bhanupriya has recognized in order to make the subordinates act towards the achievement of an organization goals। यानी जो मैस्लो भाई की जो थ्योरी थी उसके बेसिस पे भानुप्रिया ने कौन सी नीड पकड़ी है वर्कर्स की, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे उसने कौन सी नीड पकड़ी है, यहाँ पे उसने एस्टीम वाली नीड पकड़ी है, जिसमें इंसान ये सोचता है कि हाँ भैया कुछ मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट रहे, मेरी भी ऑटोनॉमी रहे। एस्टीम नीड में इंसान क्या सोचता है कि यार हमें इज्जत मिले, हमारी एक सेल्फ रिस्पेक्ट हो। और जब हम वर्कर्स को, सबऑर्डिनेट्स को उनके नाम की टी-शर्ट देंगे तो उनको खुशी महसूस होगी कि हाँ भैया मेरी टी-शर्ट पे तो मेरा नाम लिखा हुआ है, मुझे पहचाना जा रहा है, मेरी राय मांगी जा रही है मीटिंग्स वगैरह में। तो ऐसे में कौन सी नीड उभर के आ रही है, ऐसे में एस्टीम नीड आ रही है। ठीक है, फिर क्या आंसर है इसका, एस्टीम नीड इज द आंसर। फिर identify and explain any 2 incentives that have been provided by Bhanupriya to improve the performance of the employees। फिर क्या क्या incentives ऐसे में एम्प्लॉइज़ को मिलते हैं वो भी आपको बताने हैं, जैसे कि एम्प्लॉय रिकग्नाइजेशन प्रोग्राम, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, ये सब आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, फटाफट देख लो। हाँ जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन हाउ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शंस। ये भी बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है, ये आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो है ना वो बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन भी है और फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन भी है। हमने कल ही डिस्कस किया था मैराथन में बहुत अच्छे से, एक लास्ट टॉपिक था जो लिंक बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में, वो इंपॉर्टेंट भी मैंने आपको बताया था कि बच्चों यहाँ आ सकता है और देखो फंस जाता है, जो बताती हूँ वहाँ ही जाता है। तो बच्चों मिस मत करो, ना ही मेरी मैराथन ना ही मेरे सैम्पल पेपर के सेशंस, जो बताती हूँ वहीं से पेपर आ रहा है। ट्रस्ट मी, पेपर और कहीं से नहीं आएगा। अगर आप नेक्स्ट टॉपर्स की टीम के साथ ही जुड़े रहते हो ना, इन 4, 5, 6 जितने भी दिन बचे हैं, थोड़े से ही बचे हैं, तो ट्रस्ट मी बच्चों आपके 80 में से 80 आराम से आ जाएंगे, लिख के ले लो मुझसे, आई कैन बेट इट। ठीक है, फिर आप क्या प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन भी है और फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन भी है, तो एक्सप्लेन करना है। सो आप कैसे कर सकते हो कि भैया जो प्लानिंग होती है वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही की जाती है कि जो हमने पास्ट की गलतियाँ की हैं वो हम आगे ना करें। कंट्रोलिंग में क्या किया जाता है कि जो हमारे रिजल्ट निकल के आए हुए होते हैं उसको हम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ मैच करते हैं, तो वो भी बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन भी है। और जो हमने मिस्टेक्स की होती हैं, जो डेविएशंस होते हैं, उनको हम सुधारते हैं आगे के लिए, तो वो फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन भी बन जाता है। तो ऐसे ही आप एक्सप्लेनेशन अपने मन से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, देख लो फटाफट। हाँ जी,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज सेटिंग अप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। ये भी स्ट्रेट क्वेश्चन है। जो पहला स्टेप होता है कंट्रोलिंग की प्रोसेस में वो होता है अपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को सेट करो। फिर ये बताना है कि आगे के क्या, एक्सप्लेन द सब्सिक्वेंट 2 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। तो आगे क्या क्या होता है कि मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, पहले एक्चुअल परफॉर्मेंस, पहले हमने स्टैंडर्ड सेट किए, फिर ये देखते हैं कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी निकल के आई है। फिर जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड के साथ। सो मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। तो इसको एक्सप्लेन कर देना, कुछ नहीं है, ये भी बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन था, देख लो इसको। हाँ जी, नेक्स्ट देखो। अब नेक्स्ट देखो, ये क्या है, थोड़ा टिपिकल, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, सो पढ़ते हैं इसको। व्हेन चंद्रशेखर शुक्ला रिटर्न टू इंडिया आफ्टर कंप्लीटिंग अ सर्टिफिकेट कोर्स इन फूड क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल फ्रॉम नीदरलैंड्स। जब चंद्रशेखर शुक्ला अपने इंडिया वापस आया, ये कोर्स करके, इतना फलाना ढमकाना, इतना लंबा चौड़ा कोर्स करके नीदरलैंड से आया, ही वॉज कन्विंस्ड दैट ही वुड फुलफिल हिज ग्रैंडफादर्स ड्रीम ऑफ कन्वर्टिंग देयर 58 एकड़ लैंड इनटू अ फर्टाइल फार्म। तो वो कन्विंस हो गया था कि इसके जो दादाजी का सपना था कि उनके पास जो 58 एकड़ की जो ज़मीन पड़ी हुई है उसको वो फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, उपजाऊ ज़मीन में, उपजाऊ जगह में उसको कन्वर्ट करेगा। वाह यार, कितनी अच्छी किस्मत है, दादाजी की 58 एकड़ की ज़मीन जायदाद है यार, खुद नीदरलैंड जा रहा है पढ़ने, क्या तो किस्मत है यार इनकी, सही है, पैसे वाले लोग हैं। हाँ जी, ही स्टार्टेड बाय सेटिंग आउट स्पेसिफिक गोल्स एंड लेट डाउन रिलेटेड एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड टू अचीव द गोल्स। तो उसने क्या किया, कुछ स्पेसिफिक गोल्स को सेट किए और क्या किया, वैसे ही उसके अकॉर्डिंग वो एक्टिविटीज परफॉर्म करने लगा ताकि वो गोल्स अचीव हो। सून ही लॉन्च्ड हिज ओन कंपनी फूड एंड एग्री बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। फिर उसने क्या किया, कुछ समय बाद उसने अपनी कंपनी सेट की, दैट इज फूड एंड एग्री बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। फिर ही सॉट टू एंश्योर दैट द फ्यूचर इवेंट्स इफेक्टिवली मीट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। उसने ये इंश्योर किया कि जो फ्यूचर इवेंट्स हैं वो इफेक्टिवली मीट करें बेस्ट इंटरेस्ट की कंपनी में। ही प्रिपेयर्ड एन एनुअल स्टेटमेंट फॉर प्रोडक्शन एंड सेल्स। उसने एक एनुअल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर की प्रोडक्शन एंड सेल्स के रिगार्डिंग based on sales forecasting. He noticed that the farmers grew only paddy due to which land remained idle forecasting. तो उसे ये देखा कि जो फार्मर्स हैं वो बस पैडी ही उगा रहे हैं और जो बाकी की ज़मीन है वो ऐसे ही आइडल पड़ी रहती है। He noticed that the farm for substitute to he identified and assessed various alternatives. He assessed various alternatives. यहाँ से हम कुछ पकड़ सकते हैं। थ्रू विच फार्मर्स कुड बी यूटिलाइज फॉर द रिमेनिंग मंथ्स ऑफ द ईयर। तो उसने क्या किया, उसने बहुत सारे ऑप्शंस को आइडेंटिफाई किया, ठीक है, एसेस किया। Through his accurate vision, judgment and systematic thinking based on analysis of the facts, he presented a scheme to the farmers where both paddy and vegetables could be grown. तो उसने अपनी बहुत विजन के कारण, अपने साउंड जजमेंट के कारण ऐसा कुछ प्लान किया जिससे जो फार्मर्स है, किसान है, वो पैडी भी उगा सकते हैं और सब्जियां भी उगा सकते हैं। सो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव। तो इस पे कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आ रहा है बच्चों, जल्दी से सोचो। तो उस पर कौन सा क्या कर रहा है, पहले तो वो क्या कर रहा है, सेटिंग आउट स्पेसिफिक गोल्स। ये देखो, जो बच्चे बोल रहे थे ना कि मैम का तरीका गलत है, शुरू से नहीं पढ़ना, ये देख लो, सेटिंग आउट स्पेसिफिक गोल्स, ये कहाँ आता है, हम क्या करते हैं, सेटिंग अप टारगेट, सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स, किस में आता है, कौन से फंक्शन में आता है वो आपका प्लानिंग में। किस में आता है, प्लानिंग में। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, प्लानिंग में हम ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें ये जो आया चंद्रशेखर शुक्ला नीदरलैंड से इंडिया के, यही तो कर रहा है। देखो कौन सा फंक्शन निभा रहा है, प्लानिंग कर रहा है, और क्या। चलो देखते हैं क्या पूछा हुआ है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फीचर। तो कौन सा फंक्शन है, प्लानिंग निकल के आया है और प्लानिंग के फीचर समझा देने हैं। तो प्लानिंग के क्या फीचर्स है, पहले तो आप लिखना, द फीचर इन्वॉल्व, द फीचर ऑफ मैनेजमेंट, सॉरी द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व हियर इज प्लानिंग। प्लानिंग को थोड़े क्या करना, उसमें इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख देना, ठीक है। फिर इसके फीचर समझा देना, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग इज इन्वॉल्व्स मेंटल एक्सरसाइज, ठीक है, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, इसके फीचर्स लिख देना और कुछ नहीं करना, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आपको पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बताने हैं एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग में। लाइक एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग क्या होता है, एडवर्टाइजिंग क्या होता है, एक मास तरीका होता है जिससे हम अपना संदेश, हम अपना जो प्रोडक्ट है काफ़ी सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। वही पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, 1 to 1 कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। तो यही जो है क्या, इसके डिफरेंसेस समझाने हैं। इट इज़ एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, हम सामने वाले को नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, पर्सनल फॉर्म होता है। इनवर्स ट्रांसमिशन ऑफ स्टैंडर्डाइज मैसेज, दैट इज सेम मैसेज इज सेंट, एक ही लोग, हम क्या कर सकते हैं, एक जो हम मैसेज पहुंचा रहे हैं वो लोगों तक सेम मैसेज पहुंच रहा है, ठीक है। वही इसमें पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, हम अपना इंसान के हिसाब से अपना मैसेज भी मॉडिफाई कर सकते हैं।
फिर वैसे ही आपके पास बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जैसे कि ये काफ़ी सारे लोगों तक पहुंचता है, ये लिमिटेड नंबर तक लोगों तक पहुंचता है, ठीक है। इन एडवर्टाइजिंग द कॉस्ट पर पर्सन, इसमें जो कॉस्ट रहती है पर पर्सन वो कम रहती है, यहाँ पर क्वाइट हाई रहती है। वैसे ही आप बहुत सारी 7 फीचर्स है, 5 भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, बट अच्छे से लिखना है। आई बस समझ, ये भी स्ट्रेट क्वेश्चन ही था आपका। फिर इट इज इनफ्लेक्सिबल एज अ मैसेज कांट बी एडजस्टेड टू द नीड्स ऑफ द बायर। ये इनफ्लेक्सिबल होता है बिकॉज जो बायर के अकॉर्डिंग हम अपना मैसेज को मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे पर्सनल सेलिंग पे हम बायर के हिसाब से अपना मैसेज को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई बुजुर्ग होगा, बुजुर्ग आदमी को हम अलग तरीके से समझाएंगे, कोई अगर 50 मान लीजिए 30 से 35 साल का बंदा है, हम उसको अलग तरीके से समझाएंगे। बुजुर्गों को समझाने के लिए, ओल्ड पीपल को समझाने के लिए ज़्यादा ताकत लगती है, ठीक है, ये तो पता ही है। फिर एडवर्टाइजिंग कैन कवर द मार्केट इन अ शॉर्ट टाइम। एडवर्टाइजिंग के जरिए हम मार्केट को थोड़े ही समय में ज़्यादा कवर कर सकते हैं, वहीं इधर पर्सनल सेलिंग में बहुत टाइम लगता है। फिर इट मेक्स यूज़ ऑफ मास मीडिया, जैसे कि यहाँ पर कौन सा सोर्स यूज़ होता है, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स वगैरह आपकी हो गई। यहाँ पर क्या हो गया, इट मेक्स यूज़ ऑफ सेल्स स्टाफ विच इज़ लिमिटेड रीच। यहाँ पे जो हमारा सेल्स स्टाफ होता है ना, जो अपने बंदों को भेजते हैं कि जाओ घर घर जाओ, उनका हम यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये तो आप मन से भी लिख सकते थे, वैसे देख लो इसको फटाफट। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट। ये पहली है भैया, बताना है पहली का नाम क्या है, रिडल का क्या आंसर है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 12 अप्रैल 1918 एज एन इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी टू प्रमोट ऑर्डरली एंड हेल्दी ग्रोथ ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट एंड फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। यानी हमारी भारत सरकार ने 12 अप्रैल 1988 को सेटअप किया था ताकि जो हमारी सिक्योरिटीज़ का मार्केट है वो अच्छे से ग्रो हो। इट वॉज गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस इन 1992 थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्या हुआ फिर 1992 में आके इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी का टैग मिल गया, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई, यानी अपने डिसीजन से फिर खुद ले सकती थी। अब सरकार का इतना रोल नहीं बचा था। तो कौन सी है भैया ये बॉडी, ये बॉडी है आपकी सेबी, ठीक है। फिर इसके क्या बताने, इसके ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, आप इसके ऑब्जेक्टिव्स बता दो। फिर इसके 2 फंक्शंस बताने हैं, इसके 2 फंक्शंस बता देना, ठीक है बच्चों, बस यही है। इसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना था कि कौन है, सेबी था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसके फिर फंक्शंस एंड क्या बताने, ऑब्जेक्टिव्स बताने थे, ठीक है। तो आपने ऑब्जेक्टिव्स बता दो, टू रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंज, टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट, टू प्रिवेंट ट्रेडिंग मेल प्रैक्टिसेस, टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट। और इसके फंक्शंस बता दो, डेवलपमेंट फंक्शन हो गया, ठीक है, रेगुलेटरी फंक्शन हो गया, वगैरह सारे फंक्शंस आप बता सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये जो ठीक है, ये इक्वल ही कही है यार, मैराथन में ये कर लिया पूरा। देखो पूरा पेपर मेरा, पूरा जो पेपर है मैराथन से ही आ रहा है। मैराथन को देख लो, मैं तो कहती हूँ सैम्पल पेपर भी देखना है ताकि पता चल जाए आपकी क्या गलतियाँ हैं, वही करके चले जाओ, 80 में से 80 आ जाएंगे, लिख के ले लो। इतनी मेहनत कर लो मेरे साथ जितनी मैं करवा रही हूँ। So differentiate between functional structure and divisional structure on the basis of formation, responsibility, cost, specialization, managerial development and coordination। ये कल ही हमने बच्चों डिस्कस किया है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, जब काम के बेसिस पे जॉब्स डिवाइड कर दी जाती हैं। डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब प्रोडक्ट्स की बेसिस पे काम को डिवाइड कर दिया जाता है। बस वही है, इनकी बस पॉइंट्स ऐसे फॉर्मेशन के बेसिस के हिसाब से आपको लिख देना है और कुछ नहीं है। बेसिस ऑफ फंक्शंस, बेसिस ऑन प्रोडक्ट लाइन्स, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होती है, यहाँ पर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होती है। यहाँ एक डिपार्टमेंट को फिक्स करना मुश्किल है, यहाँ इजी है। बस वही चीज़ें हैं, ठीक है। डिफिकल्ट एज ईच फंक्शनल मैनेजर हैज़ टू रिपोर्ट द टॉप मैनेजमेंट। ये डिफिकल्ट होता है बिकॉज हर एक मैनेजमेंट को टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है। यहाँ क्या होती है, यहाँ ईजियर रहती है बिकॉज अपनी ऑटोनॉमी भी थोड़ी बहुत मिल जाती है। यहाँ पर जो फंक्शंस होते हैं डुप्लीकेट नहीं होते हैं, यानी आपका एक ही काम है। अगर बाटा का काम है फुटवेयर बनाना तो फुटवेयर ही बनाएगी, ठीक है, और किसी काम में नहीं लग रही। फिर यहाँ जो डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाते हैं। यहाँ पर डिफिकल्ट फॉर ए मल्टी प्रोडक्ट कंपनी, यानी अगर कोई मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है तो उसके लिए डिफिकल्ट है, लेकिन यहाँ पर ईजी है बिकॉज वो सारे फंक्शंस होते हैं वो इंटीग्रेट कर दिए जाते हैं एक डिपार्टमेंट में, ठीक है बच्चों, बस वही है। देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब ये देखो, delegation helps a manager to extend his area of operations as without his activities would be restricted to only what he himself can do। जो delegation होता है वो मैनेजर को extend करने देता है उसकी area of operation, without his activities would be restricted to only what he himself can do। तो इसके बिना क्या होता है कि बस वही काम कर सकता है जो वो खुद कर सकता है, लेकिन delegation से उसका काम बढ़ जाता है। So in light of the above statement, explain how effective delegation helps the organization in achieving objectives। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको आपको जो delegation है ना उसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है। हेल्प कैसे कर रहा है, तो बस भैया आपको सिग्निफिकेंस बतानी है, इंपॉर्टेंस बतानी है कि तेरे बिना हमारा क्या काम है, बता दो। इफेक्टिव मैनेजमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय मोरल, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, ये सब हमने कल ही पढ़ा है, बस वही पॉइंट्स हैं और कुछ नहीं है, ठीक है बच्चों। आपको इसकी इंपॉर्टेंस लिख देनी है। हाँ जी, देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी, देख लिया, तो चलो आगे बढ़ते हैं। बेटर कोऑर्डिनेशन, ये सारे उसके पॉइंट्स हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लीना हैज़ बीन अपॉइंटेड as the operations manager in a small trading company dealing in garments. Outgation has the organization is achieving objectives ग्रोइंग ऑनलाइन सेल्स। जो लीना है उसको ऑपरेशन मैनेजर बनाया गया है एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी में, ठीक है। द कंपनी हैज रिसेंटली रेंटेड स्पेस इन वेयर हाउस टू स्टोर गारमेंट्स एंड मेल आउट ऑर्डर। जो कंपनी ने क्या किया है, कुछ स्पेस रेंट की है, किसके लिए, वेयर हाउसिंग के लिए, ताकि वो गारमेंट्स को, कपड़ों वगैरह को स्टोर करके रखे, एंड मेल आउट ऑर्डर्स के लिए। इन ऑर्डर टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑर्डर फुलफिलमेंट, लीना प्रमोट्स एन एसोसिएट कुशाग्र टू द पोस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट सुपरवाइजर। कुशाग्र, तो लीना क्या करती है, अपने एक इंसान को इन्वेंट्री के पोस्ट के लिए कुशाग्र को अपॉइंट करती है। फिर Kushagra has given the task of access whether it is the best to process orders as they come in or let them accumulate and then to process them in batches। फिर कुशाग्रा का क्या काम है, उसको टास्क मिलता है कि वो सारे ऑर्डर्स को प्रोसेस करे, उनको एक्यूमुलेट करके बैचेस में लगा दे। He concludes that accumulating and then processing them in batches is the best way fulfilling order। तो वो क्या करता है कि ये देखता है कि उनको बैचेस में प्रोसेस करके बेस्ट तरीका है ऑर्डर्स को फुलफिल करने का, जिससे कॉस्ट भी आपका रिड्यूस हो जाता है, जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होती है वो भी मैक्सिमाइज हो जाती है। थ्रू सेवरल रीडिंग्स, बहुत सारी रीडिंग्स के वजह से लीना ये फाइंड करती है कि जो स्टैंडर्ड टाइम है टेकन फॉर द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर आउट टू द डिलीवरी ऑफ गारमेंट्स फॉर ए बैच ऑफ 100 पीसेस से 70 आवर्स। तो लीना क्या करती है, ये आइडेंटिफाई करती है कि काम को करने के लिए कितना वक्त लग रहा है, ठीक है। दिस हेल्प हर टू डिटरमाइन द लेबर कॉस्ट। इससे उसको क्या पता चला, उसको पता चला कि लेबर कॉस्ट की कितनी कीमत है, ठीक है, कितना खर्चा है। ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टेक्निक्स यूज बाय लीना एंड कुशाग्रा टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज। तो लीना एंड कुशाग्रा भाई ने कौन सी टेक्निक्स का यूज़ किया वो बताओ। तो सबसे पहले तो उसने टाइम स्टडी किया भाई, उसने ये देखा कि इतना वक्त लग रहा है, 100 पीसेस के लिए 74 आवर्स लग रहे हैं। फिर उसने क्या किया है, इतने सारे तरीकों में से बेस्ट मेथड फाइंड किया है, तो उसने मेथड स्टडी भी किया है। तो मेथड स्टडी आंसर है आपका, एंड दूसरा तरीका है आपका टाइम स्टडी, ठीक है बच्चों, देख लिया, फटाफट इसको नोट कर लो। हाँ जी, फिर नेक्स्ट है आपका 4 एलिमेंट्स बताने हैं मार्केटिंग मिक्स के। 4 एलिमेंट्स कौन से होते हैं, एक्सप्लेन करना है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, ये सबको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये लिख ही सकते हो। प्रोडक्ट क्या होता है, जो आपका सुपीरियर क्वालिटी देनी है। प्राइस, उसकी प्राइस हम तय करते हैं। प्लेस यानी कैसे पहुंचाना है। प्रमोशन यानी उसको कैसे लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है, कैसे कौन सी एक्टिविटीज आपको यूज़ करनी है, बस वही सब है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। कौन से फीचर फैक्टर्स होते हैं जो एक प्रोडक्ट के प्राइस को अफेक्ट करती हैं। तो प्रोडक्ट कॉस्ट होता है, यूटिलिटी कॉस्ट होता है, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट होता है, और गवर्नमेंट एंड रेगुलेशन, लीगल रेगुलेशन हो गई। फिर प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स आपके ये होते हैं, बस वही है। ये भी बहुत स्ट्रेट बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, ये स्ट्रेट क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ये भी क्या है आपका, स्ट्रेट बेस्ड क्वेश्चन है। आएगा समझ बच्चों। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पूरा हमने सैम्पल पेपर कवर कर लिया। उस सैम्पल पेपर में एमसीक्यूज भी थे, स्ट्रेट एमसीक्यूज भी थे, केस स्टडी वाले एमसीक्यूज भी थे, स्ट्रेट क्वेश्चंस भी हमने पढ़े हैं, केस स्टडी वाले क्वेश्चंस भी पढ़े हैं। हमने पूरा सैम्पल पेपर अच्छे से सॉल्व कर लिया है। जो हमने पढ़ा था सैम्पल पेपर वहीं से बन के आया है। जो हमने मैराथन में पढ़ा, जो हमने बोर्ड एक्सप्रेस में पढ़ा, हमने आपके लिए स्पेशल एमसीक्यू के अलग सेशन लेके आए हुए हैं, केस स्टडी का अलग सेशन लेके आए हुए हैं। जो कल मैंने आपके लिए मैराथन ली है, सारा पेपर, ठीक है, पेपर जो पार्ट ए है उसका सारा जो पेपर है वो यहीं से बन के आया हुआ है बच्चों। सो ट्रस्ट मी, अगर आपने पार्ट ए की मैराथन नहीं देखी तो वो जाके देख लो। कल पार्ट बी की भी मैराथन आएगी, सो उसके लिए तैयार रहना। मिलते हैं कल। सैम्पल पेपर अच्छा लगा हो तो बताना, ठीक है, अपना प्यार कमेंट बॉक्स में दर्शाना। टिल द टाइम टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, लव यू, बाय बाय।